नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। अब वीवीपैट वाली मशीनों से होंगे चुनाव। सर्वदलीय बैठक में चुनाव आयोग का ऐलान। राजनीतिक दलों की ईवीएम पर शंकाएं दूर करने की मांग। तीन तलाक शादी तोड़ने का सबसे बुरा तरीका। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सलमान खुर्शीद ने कहा, निकाहनामा में शर्त जोड़कर महिलाएं कर सकती हैं इनकार। शांति की राह में आतंकवाद बड़ी बाधा। प्रधानमंत्री का बुद्ध के संदेशों पर अमल पर जोर। तमिलों और सिंघलियों को एक दूसरे के सम्मान की सलाह। अमेरिका ने जमात-उद-दावा पर लगाए कई प्रतिबंध। कहा, आतंकियों पर रोक लगाने में पाकिस्तान विफल। तनाव के लिए इस्लामाबाद जिम्मेदार। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा धमाका। 25 लोगों की मौत, 35 घायल। सीनेट के डिप्टी चेयरमैन थे निशाना। और देखते हैं पहली खबर। देश में आगामी सभी चुनाव वीवीपैट से लैस मशीनों से कराए जाएंगे। साथ ही वीवीपैट से निकली पर्चियों के मिलान के लिए भी व्यवस्था बनाई जाएगी। चुनाव आयोग के साथ राजनीतिक दलों की हुई बैठक में इस बारे में अंतिम फैसला लिया गया। इसके अलावा राजनीतिक चंदे समेत दूसरे चुनाव सुधारों को लेकर भी चर्चा हुई। चुनाव आयोग ने ईवीएम मुद्दे पर चर्चा के लिए शुक्रवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इसमें सभी 7 राष्ट्रीय दलों के साथ राज्य आधारित 48 मान्यता प्राप्त दल के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक में हैकिंग की व्याख्या को लेकर बहस हुई। चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ साबित करने का मौका जल्द ही राजनीतिक दलों को मिलेगा और आगामी सभी चुनाव वीवीपैट से लैस ईवीएम से होंगे। All the future elections will be mandatorily held with VVPAT, and the Commission has also taken into account that the VVPAT slips of electronic voting machine up to a definite percentage, which will be determined by the Commission, will also be subjected to counting, and the Election Commission of India will evolve an appropriate framework in this regard. बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि ज्यादातर दलों ने ईवीएम में छेड़छाड़ पर चिंता जताई और आयोग से इस आशंका को दूर करने की मांग की। 1-2 पार्टियों को छोड़ के सभी ने इस बात को जोर देके कहा कि ईवीएम कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसके बारे में 100% गारंटी लेके ये कहा जा सके कि टेम्परिंग नहीं हो सकती है। सबको कहीं ना कहीं डाउट है। चुनाव आयोग ने ईवीएम के सुरक्षा मानकों पर विस्तार से प्रस्तुति दी। वहीं 16 राजनीतिक दलों ने आयोग के सामने मतपत्र से चुनाव कराने की मांग रखी। This is the starting point. They have assured us that VVPAT is going to be there in every election now. And the next general election of states which are going to take place will all be through EVM VVPAT. स्वतंत्र जो इलेक्शन कमीशन के अधीन नहीं है, ऐसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी उसको छानबीन करने का कोई जगह होना चाहिए। We are strongly demanding that the old system ballot papers should be introduced again. And regarding bribery and others issues, we have said ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो तो वीवीपैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। उससे 100% समझ में आएगा कि किनको वोट दिया है। Government must come forward to spend the money for the election campaign, and also that way even ordinary persons, independent members or even small parties can contest the election. बैठक में बीजेपी ने चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता का समर्थन किया। हमारी पार्टी ने कहा है कि पैसे की पारदर्शिता होनी चाहिए, और तीसरा, चुनाव के संबंध में जिस प्रकार के घूस का विषय किया जाता है उसके लिए भी कानून बनना चाहिए। उस पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने वीवीपैट मशीन खरीदने के लिए 3200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। चुनाव आयोग ने इस तरह की 16 लाख मशीनें खरीदने का प्रस्ताव रखा था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। तो आज की राजनीतिक दलों की चुनाव आयोग के साथ बैठक और चुनाव सुधारों समेत जो दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई है उस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ लक्ष्मी श्रीराम हैं, प्रोग्राम मैनेजर एडीआर की। लक्ष्मी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये बैठक हुई है, इससे पहले एक मैं कहूँ कि बड़ा विरोध था, आशंका थी मशीन को लेकर। ऐसे में इस बैठक का मकसद जो है वो समझ में आता है, लेकिन जिस तरीके की कोशिश हो रही है वीवीपैट को अनिवार्य करने की बात कही एक तरीके से,
इसे कैसे आप देखती हैं, और जो तमाम मांग थी, क्या इसके साथ थोड़ा सा उस पर एक संदेह था, आशंका था, मशीनों को लेकर कुछ रुकावट आएगी? ओके, तो सबसे पहले ये ईवीएम के टैम्परिंग या जो हैकिंग जो बोलते हैं, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाह रही हूँ। तो ईवीएम्स इंडिया में 1982 से है, और 1990 से थोड़ा सा शंका शुरू हुआ था। पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स ने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डाउट्स बता रहे थे कि ये एट द एंड ऑफ द डे एक मशीन है और इसको हैक करना आसान हो जाता है। तो 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्चुअली एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी के दौरान एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म हुआ था जो ईवीएम के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकालने के सोच रहे थे। तो उस टाइम पे ये कमेटी ने फाइनली ये अप्रूव दिया था कि ईवीएम नॉन टैम्परेबल है, और ये आगे से बैलेट पेपर के वो वाला स्टॉप करके ईवीएम को ही उसका पूरा निकाल दें, हल्का हल्का थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट्स में फेज आउट कर लें, और ईवीएम का ही यूज़ कर ले। तो ये था कमेटी का रिकमेंडेशन उस टाइम पर 1990 से। तो 1990 से 2010 तक ईवीएम का ही यूज़ हो रहा था। तब ढेर सारे मॉडल्स निकल के आए। मॉडल 1 था जो उस टेक्निकल कमेटी ने अप्रूव किया था। उसके बाद 2006 से 2012 तक मॉडल 1 चल रहा था। 2012 से मॉडल 2 निकल के आई। तो हर एक मॉडल में हल्का हल्का सा इम्प्रूवमेंट बढ़ता गया, एंड यस इन वन वे, और उसका सिक्योरिटी फीचर्स भी हल्का सा इम्प्रूव होते गए। तो 2010 में एक मिस्टर प्रसाद करके यूएस में 2-3 प्रोफेसर्स के साथ ये उन्होंने बीबीसी रिपोर्ट के दौरान बताया कि ईवीएम का हैकिंग हो सकता है। हम मोबाइल फ़ोन से ईवीएम के अंदर एक माइक्रोचिप अटैच कर देते हैं, और मोबाइल से हम उसका निकल के जो डेटा आता है कि इस कैंडिडेट को इतना वोट्स मिला, इस पार्टी को इतना वोट्स मिला है, वो मोबाइल को लेके वो हम हैक कर सकते हैं। मगर उस टाइम पर भी इलेक्शन कमीशन ने यही बोला था 2010 में कि ये नहीं हो सकता है, और उस टाइम पर बीजेपी था ऑपोजिशन में, और वो उन्होंने भी ये प्रश्न उठाया कि 2009 के लोकसभा इलेक्शंस हुए थे तभी, तो इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। तभी पहला हैकाथॉन हुआ था जब इलेक्शन कमीशन ने पूरा सारे ईवीएम्स को पब्लिक के सामने रखा और बोला कि आप जो हो सकता है आप करके दिखाइए, अगर प्रॉब्लम है तो हम रेक्टिफाई करेंगे। तो यही है, फिर से सेम इशू उठ के आया है। एग्जैक्टली। तो जब 2010 में कुछ नहीं हो पाया, ये मिस्टर प्रसाद और उनके प्रोफेसर्स ने कुछ किया नहीं, क्योंकि ये 2-3 मिनट का समय होता है जब तक आप अंदर जाके बटन प्रेस करके वापस आते हैं। तो उसके अंदर कुछ नया सा मशीन या माइक्रोचिप, ईवीएम मशीन को खोल के अंदर माइक्रोचिप रख के और मोबाइल के द्वारा या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसको हैक करना, इट्स लिटरली इम्पॉसिबल। उसके ऊपर ये भी इलेक्शन कमीशन ने ढेर सारे प्रेस रिलीजेस के दौरान ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि ईवीएम इज अ स्टैंड अलोन मशीन। इसका मतलब यह है कि वो इंटरनेट के कनेक्शन नहीं है, तो वायरलेस हो या ब्लूटूथ हो या किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट से उसको या इंटरनेट के दौरान उसको हैक करना नामुमकिन है। उसके ऊपर ये भी, अगर आप एक वायर लेके आए अपने मोबाइल से ईवीएम को कनेक्ट करके उसका डेटा आप निकालने के सोच रहे हैं, उसके लिए भी एक पोर्ट होना चाहिए। जैसे आपके लैपटॉप में पोर्ट्स है, यूएसबी का पोर्ट हो या किसी और वायर का पोर्ट हो, वैसा वो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन यानी कि साफ तौर पर यही खबर आ रही कि चुनाव आयोग जो है जल्द ही एक डेट देने वाला है जब अलग अलग पार्टियां, एक्सपर्ट आकर उसको हैक करने का एक खुला चैलेंज जो है। मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं, जो और बदलाव की बात कही कि वीवीपैट का इस्तेमाल 100% आगामी चुनावों में, और साथ ही जो निकलने वाली स्लिप है उसकी भी काउंटिंग का सिस्टम, इसे कैसे देखती हैं चुनाव सुधार की दिशा में? तो ये वीवीपैट का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है, बहुत दिस इज समथिंग कि सारे लोगों को जब हम जाके एक वोटर के तौर पर हम जाके एक बैलेट पर वोट डालते हैं, तो हमें पता होना कभी कभी जब शक को दूर करने का एक ये सुविधा होगा कि आप जाके एक बटन प्रेस करो और 7 सेकंड तक जिस पार्टी को आपने वोट दिया है उस पार्टी का सिंबल आपके लिए 7 सेकंड तक उधर ही डिस्प्ले में रहेगा। ये चुनाव सुधार और ये एक्चुअली ट्रस्ट ऑफ द पीपल इन द वोटिंग प्रोसेस, इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, क्योंकि एक बार जब शंका जाता है, और हमारे देश में इतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से इतना पॉपुलेशन है कि जब मन में थोड़ा सा भी शंका आ जाता है कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस ही में कुछ गड़बड़ है, तो आप इलेक्शन कमीशन का ही इंटेग्रिटी नहीं, तो जो कभी एक तरीके से वो खतरे में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरे मसले पर तमाम जो साक्ष्य, जो पुराने मैं कहूँगी तथ्य हैं आयोग के, वो सामने रखने के लिए। थैंक यू सो मच। यदि पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबर।
घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य। जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 तलाक शादी तोड़ने का सबसे बुरा तरीका है। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ये शादी खत्म करने का सबसे खराब तरीका है, लेकिन मुस्लिम समुदाय की कुछ धाराएं इसे कानूनी रूप से सही मानती हैं। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि 3 तलाक की न्यायिक समीक्षा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि महिलाएं निकाहनामा में शर्त रखकर 3 तलाक को नहीं मान सकती हैं। इस पर कोर्ट ने खुर्शीद से उन देशों की सूची बनाने को कहा जहां पर 3 तलाक पर प्रतिबंध है। मैंने बताने का ये प्रयास किया कि ट्रिपल तलाक का कोई औचित्य नहीं बनता है और क्यों नहीं बनता है उसके सारे उदाहरण और उसके जितने भी जो भी उसके विषय थे वो सब मैंने कोर्ट के सामने रखे। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने दलील दी कि 3 तलाक समानता के अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि इसका अधिकार सिर्फ पुरुषों के पास है। सरकार का कहना है कि यह मसला मानवाधिकार का है। कुरीतियों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। ट्रिपल तलाक ये कोई धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, इसलिए कुरीतियों से जुड़े हुए जो सवाल हैं उसके लिए समाज को खुले मन से, खुले दिमाग से आगे आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार से इस मामले की नियमित सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो सबसे पहले इस पर विचार करेगा कि ये मामला मौलिक अधिकार का है या धर्म का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 3 तलाक धर्म का मामला हुआ तो वो इसमें दखल नहीं देगी। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे इलाके में शांति की अपील की। उन्होंने भारत और श्रीलंका को आतंकवाद से मुक्त रखने और लोगों से मिलजुल कर रहने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध की जयंती पर होने वाले वेसक दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी और कोलंबो के बीच जल्द ही सीधी विमान सेवा की शुरुआत होगी। श्रीलंका गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वेकस दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बुद्ध के जन्मदिन पर मनाए जा रहे इस अंतर्राष्ट्रीय समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना भी मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति के लिए आतंकवाद को सबसे बड़ा बाधक बताया। menace of terrorism in our region is a clear manifestation of destructive emotion. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल बहुल डिकोई शहर में भारत की सहायता से बने एक अस्पताल का भी उद्घाटन किया। बाद में उन्होंने तमिलों की एक सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के तमिलों और सिंहलियों को एक दूसरे की जीवन शैली का सम्मान करने की सलाह दी। We need to strengthen, not separate these threads of unity and harmony. And you are perhaps best placed to lead such efforts and make your contribution. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की यात्रा पर श्रीलंका गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और विपक्ष के नेता महिंदा राजपक्षे से मुलाकात की। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने आज फिर फायरिंग की, जिसमें बीएसएफ का एक जवान घायल हुआ। वहीं राज्य पुलिस ने लेफ्टिनेंट के हत्यारों का सुराग पाने के लिए पोस्टर जारी किया और इनाम की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सेना ने लगातार दूसरे दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। अरनिया इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान रेंजर्स ने गोलीबारी की और मोर्टार दागे। इसमें एक बीएसएफ का जवान घायल हो गया। बीएसएफ के मुताबिक सीमा पर बाढ़ के निकट काम कर रहे सैनिकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई, जिसका माकूल जवाब दिया गया। और इस समय बहुत दहशत का माहौल है। हमारे एरिया में सभी लोग डरे हुए हैं और सभी लोग अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। कभी पाकिस्तान से सिर्फ जिस तरह से सुबह से फायरिंग हुई है
और अभी तो बाहर निकलना भी मुश्किल हमारे लिए। इससे पहले गुरुवार को नौशेरा सेक्टर में सीमा पार से गोलीबारी की गई थी। इसमें एक महिला की मौत हो गई थी और उसका पति घायल हो गया था। प्रशासन ने एहतियातन नौशेरा में स्कूल बंद कर दिए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जितनी बार भी करता है उसको कड़ा जवाब जवान दे रहे हैं। उसमें कोई जवाब देने में कोई एक कदम भी हम पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारे जवान, रक्षा मंत्रालय ने बहुत अच्छे तरीके से उसको जवाब देने के लिए तैयारी रखी है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की हत्या को अंजाम देने वाले हिजबुल और लश्कर के 3 आतंकियों की पहचान कर ली है। इन आतंकियों के पोस्टर शोपियां में चस्पा कर दिए गए हैं और इनकी खबर देने वाले को इनाम देने का भी ऐलान किया। Who are involved in this whole incident of the killing of Lieutenant Omar Fayaz. These militants, namely Ishfaq, Abbas and Ghayasul Islam, are active in this area for quite some time and were involved and were wanted for several other acts of violence, including murder and robbery. श्रीनगर और शोपियां में शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़प हुई। जुमा की नमाज के बाद कुछ लोगों ने नारेबाजी और पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद लोगों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और इस बीच विस्थापित कश्मीर पंडितों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की और सुरक्षा और रोजगार के मुद्दे पर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपने राज्य में कश्मीरी छात्रों और कामगारों के लिए बेहतर माहौल मुहैया कराने की अपील की है। साथ ही उनको पूरी सुरक्षा देने की सलाह दी। उन्होंने चंडीगढ़ में उत्तरी जोनल काउंसिल की बैठक में बात कही। बैठक में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल हुए। पिछले दिनों राजस्थान के मेवाड़ विश्वविद्यालय में कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। दिल्ली हाईकोर्ट नेशनल हेराल्ड मामले में यंग इंडिया लिमिटेड की याचिका में सुनवाई की। कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यंग इंडिया में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुख्य शेयरधारक हैं। कोर्ट ने कंपनी से कहा कि वो पहले आयकर अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखें। हाईकोर्ट के सुनवाई करने से मना करने पर कंपनी ने याचिका वापस ले ली। यंग इंडिया ने सिर्फ 50 लाख देकर एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड का मालिकाना हक हासिल किया था, जिसमें वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं। हमारी सब दलीलें सुनकर माननीय उच्च न्यायालय ने ये बड़ा स्पष्ट आदेश दिया है कि हम सभी दलीलें, जितनी भी दलीलें हमारे अधिकार क्षेत्र में हैं, उनको हम आईटी डिपार्टमेंट के सामने पुनः उठा सकते हैं और उस सभी समावेश में ये अधिकार क्षेत्र भी खुला है कि रीजन टू बिलीव नहीं था। उपहार अग्निकांड में अंसल बंधुओं पर सबूतों से छेड़छाड़ का मामला चलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज आदेश दिया। अंसल बंधुओं की याचिका खारिज कर दी है। पीठ ने कहा कि निचली अदालत के पास इन आरोपों के लिए पर्याप्त सबूत हैं। इससे अंसल बंधुओं और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का पर्याप्त आधार है। साल 2014 में निचली अदालत ने कुल 7 आरोपियों के खिलाफ अपराध के लिए उकसाने, सबूत गायब करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप तय करने के आदेश दिए थे और इसके खिलाफ सुशील और गोपाल अंसल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार से बूचड़खानों के नए लाइसेंस जारी करने को कहा है। साथ ही पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि बूचड़खाने बनाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है और स्थानीय निकाय को बूचड़खानों के निर्माण की जिम्मेदारी निभाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार किसी भी शख्स से नॉनवेज खाने के हक को छीन नहीं सकती है। इस मामले में 17 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। लोकल बॉडीज और सरकार की जिम्मेदारी है कि आधुनिक बधशालाओं का निर्माण और उनका जीर्णोद्धार कराया जाए, या जिनको नवीन लाइसेंस जारी होने हैं वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में अपने लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे।
सरकार ने थोक महंगाई और आईपी का आधार वर्ष बदल दिया है। अब आधार वर्ष 2011-12 होगा, पहले ये 2004 और 5 था। वहीं थोक महंगाई दर अप्रैल में गिरकर 3.85 पर है। 4 महीने में ये सबसे निचला स्तर था। मार्च में दर 5.29 थी। खुदरा महंगाई मार्च के 3.81 से अप्रैल में गिरकर 2.99% पर पहुंच गई। मार्च में औद्योगिक उत्पादन 2.7% रहा है, तो फरवरी में ये 1.2% था। अमेरिका ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ये संगठन प्रतिबंध आर्थिक तंत्र को खत्म करने के लिए लगाए गए हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बिगड़ते रिश्तों के लिए भी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं खुफिया एजेंसी ने भारत और अफगानिस्तान में आतंकी हमला होने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। समूह पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसका मकसद आतंकी संगठनों की फंडिंग को खत्म करना है। आतंकी संगठनों से जुड़े 3 लोगों पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। इससे लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा अल-कुरान, IS और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों पर लगाम लग सकेगी। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण विभाग के निदेशक जॉन स्मिथ ने कहा कि अमेरिका आक्रामक तरीके से पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में आतंकी समूहों और बड़े संगठनों पर कार्रवाई करता रहेगा। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बिगड़ते रिश्तों के लिए इस्लामाबाद को जिम्मेदार माना है। राष्ट्रीय खुफिया ब्यूरो के निदेशक डैनियल कोट्स ने अमेरिकी संसद में एक सुनवाई के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा हमला होता है तो रिश्ते और खराब हो सकते हैं। Islamabad has failed to curb militants and terrorists in Pakistan. These groups will present a sustained threat to the United States interests in the region and continue to plan and conduct attacks in India and Afghanistan. Pakistan is also expanding its nuclear arsenal. कोट्स ने वार्ता के लिए भारत की इस शर्त का समर्थन किया कि सीमा पार से आतंकवाद रोकना चाहिए। कोट्स ने कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय अलगाव खत्म करने के लिए चीन के नजदीक जा रहा है। Pakistan is concerned about international isolation and sees its position through the prism of India's rising international status, including India's expanded foreign outreach and deepening ties to the United States. Pakistan will likely turn to China to offset its isolation, empowering a relationship that will help Beijing to project influence into the Indian Ocean. खुफिया ब्यूरो के निदेशक ने चेतावनी दी कि आतंकी संगठन भारत और अफगानिस्तान पर हमले की फिराक में है। पठानकोट और उरी में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते मुश्किल दौर में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई और 35 घायल हैं। ये धमाका पाकिस्तान सीनेट के उपाध्यक्ष मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को निशाना बनाकर किया गया। इससे वो घायल हो गए। मस्तंग इलाके में जुमे की नमाज के बाद जब वो मस्जिद से बाहर आए तभी धमाका हुआ। उनका ड्राइवर हमले में मारा गया। सीनेट के अध्यक्ष रजा रब्बानी का कहना है कि आत्मघाती हमला था। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमले की निंदा की है। साथ ही बलूचिस्तान में हाल के महीनों में आतंकी हमलों में तेजी आई है। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोड में नेपाल शामिल हो गया है। दोनों देशों ने आज काठमांडू में इस पर दस्तखत किए। चीन ने कहा कि इससे नेपाल की समृद्धि बढ़ेगी क्योंकि उस सड़क और रेल से बेहतर तरीके से जुड़ पाएगा। वन बेल्ट वन रोड से चीन एशिया को यूरोप से जोड़ना चाहता है। यह गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भी गुजर रहा है। 14 और 15 मई को बीजिंग में वन बेल्ट वन रोड सम्मेलन भी होना है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।